जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर नंबर 71 में। यानी कि आज डे 71 है, दिन भी 71 है और लेक्चर भी 71 है। आपके यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस एग्जाम 2027 के लिए मैं कितना सीरियस हूँ इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि नॉर्मल बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो, 71 डे और 71 लेक्चर। फिर दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि कल मैंने क्लाइमेट चेंज पे बात की थी, आज भी जो है मैं कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। और इस समय अगर आपको पता होना चाहिए हमारे लेक्चर जो है, चूँकि आज 71 है, तो आप समझ लीजिए कि आपने कितना गोल किया है। ये क्लाइमेट चेंज मैं इसलिए लास्ट में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए आपको जो नेचुरल फिनोमेना होते हैं ज्योग्राफी के, वो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको बेसिक ज्ञान नहीं है, इसीलिए तो मैंने क्लाइमेट चेंज शुरू में नहीं पढ़ाया। शुरू में पढ़ा देते तुम्हारे कुछ नहीं पल्ले पड़ता, इसलिए मैं लास्ट में पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप पिछले लेक्चर देख के आए होंगे। अगर नहीं देखे तो पहले इसको छोड़ दो, पहले सारे लेक्चर देख के आओ। प्लेलिस्ट हमने एक ज्योग्राफी की एनवायरनमेंट के नाम से बना रखी है, उस पर आप सबसे अच्छा आप जो है प्लेलिस्ट एक चले जाइए। 2027 का बैच की प्लेलिस्ट होगी, 1 माइन आर्मी बैच, उसमें आप जाइए। यूट्यूब पे ही है प्लेलिस्ट, उसमें एनरोल कर दीजिए और फिर नीचे देखिए आपको लेक्चर सब सीरियल से मिल जाएंगे। तो आ जाइए दोस्तों, कल जो है आपने सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान से समझी थी। दोस्तों आज हम जो है इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का, क्लाइमेटोलॉजिकल फिनोमेना पे क्या होता है, यानी क्लाइमेट पे क्या होता है, इसको हम और थोड़ा डीप में समझने वाले हैं। और चलिए जो है शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों एक क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा असर पता किस पे पड़ता है? ये दोस्तों रिपोर्ट है, मैं आपको बता दूं, आईपीसीसी की। अब आईपीसीसी दोस्तों क्या होती है, जिन लोगों को नहीं पता, पता ज़रूर होना चाहिए। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आईपीसीसी जो है एक असेसमेंट रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, मतलब जो रिसर्च वगैरह जो होती है क्लाइमेट को लेकर के, ये सारे काम इसी की हरकतों में जो है आते हैं। ठीक है, तो असेसमेंट रिपोर्ट इसकी है 6। ठीक है, क्लाइमेट चेंज। इसमें दोस्तों ये कहता है, ये एक फिनोमेना बताता है जिसका नाम है ग्लोबल स्टिलिंग। अब ग्लोबल स्टिलिंग भैया क्या होता है? अब आप कहोगे सर ग्लोबल स्टिलिंग क्या होती है? तो दोस्तों ग्लोबल स्टिलिंग की अगर हम जहाँ तक बात करें तो ये दोस्तों एक जो विंड होती है ना, हवाएं, क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा प्रभाव पता किस पे पड़ेगा? वेस्टर्लीज के ऊपर। अब दोस्तों अगर आपको वेस्टर्लीज नहीं पता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप पहले लेक्चर सारे देख के आइए, वरना आपको पता ही नहीं ये वेस्टर्लीज क्या होती है। तो मैंने सब पढ़ा रखा है वेस्टर्लीज दोस्तों, फिर भी जो है मैंने आपको थोड़ा सा बता दूं तो ये जो आप देख रहे हो ना, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर जो चलने वाली हवाएं होती हैं, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो इसको ही हम वेस्टर्लीज कहते हैं। दोस्तों ये हवाएं जो है वेस्टर्लीज स्लो हो जाएंगी। वेस्टर्लीज कैसी हो जाएंगी? स्लो। अब आप कहोगे सर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब स्लो हो गई तो स्लो हो गई। अरे भैया इस दुनिया में जो नियम चल रहा है ना, वही परंपरा चलती रहनी चाहिए, वही अच्छा है। ठीक है, ये अगर स्लो हो जाएंगी तो खतरा गड़बड़ हो जाएगा। सवाल है कि सर क्लाइमेट चेंज से हवाएं कैसे स्लो हो जाएंगी, मतलब ये तो एक अलग बात होगी ना। इसका दोस्तों प्रभाव क्या पड़ेगा? जब ये हवाएं दोस्तों स्लो हो जाएंगी तो यूरेशिया वाला जो रीजन है, आप देखिए ये दोस्तों, अगर वेस्टर्लीज को आप ध्यान से देखो तो ये भैया यूरेशिया नहीं पड़ रहा है, ऊपर देखो, ऊपर यूरेशिया नहीं पड़ रहा है, यूरोप और रसिया। तो यूरेशिया रीजन पे जो है प्रभाव इसका पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सन 2100 तक, यानी कि 2100 तक, ठीक है, जब तक ये 21वीं सेंचुरी जो है ख़त्म होगी, तब तक दोस्तों 10% रिडक्शन हो जाएगा विंड की स्पीड में। यानी कि वेस्टर्लीज जो है ये स्लो हो जाएंगी अगर इसी प्रकार से क्लाइमेट चेंज बंद नहीं, मतलब क्लाइमेट चेंज पे जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है दोस्तों, क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत सारे एक्शन होते भी हैं, उनको जब हम एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स पढ़ाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्लाइमेट चेंज होता है। एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स सिर्फ आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में मदद नहीं करेगी, बल्कि आपकी जो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं उसमें भी जो है एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स आपकी बहुत मदद करेगी। ठीक है, तो ये दोनों सब्जेक्ट से सिलेबस से ओवरलैप करता है। पॉलिटिकल साइंस में भी आपको पढ़ना पड़ता है और इसमें भी पढ़ना पड़ता है। और चूँकि मैं मास्टर्स हूँ पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में, इसलिए मैं आपको बहुत ही डीपली पढ़ाता हूँ। हालांकि मैं जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो सब मैं डीपली ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरा कोई हवा हवाई वाला काम रहता नहीं है कि तुम्हें हम जो है 2-4 टॉपिक हम पर पढ़ा दें, क्योंकि फिर यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा ना, इसीलिए। तो दोस्तों मैं आपने क्या बताया कि 10% रिडक्शन हो जाएगा सन 2100 तक अगर दोस्तों कोई एक्शन नहीं लिया गया। इन्वेस्टर्लीज की रफ्तार धीमी हो जाएगी, इसका प्रभाव पड़ेगा यूरेशिया वाले रीजन पे। सवाल है कि सर ऐसा क्यों हो जाएगा? दोस्तों इसके पीछे रीज़न है, स्लो होने के पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जब भैया आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करोगे तो जो सरफेस है वो रफनेस उसमें आ जाएगी। अरे भैया जब इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करोगे तो हवाओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बात समझे भाई? तो इनसे दोस्तों और क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों ये जो है, अगर ये जो विंड ड्रॉट है,
ठीक है। स्टिलिंग के कारण क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों जो रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्स होते हैं, जैसे यूके दोस्तों विंड एनर्जी पर डिपेंड करता है, आपको पता है काफ़ी यूके की इंडिया के साथ विंड एनर्जी को लेकर के काफ़ी बात होती है। मतलब इंडिया जो अगर किसी को विंड एनर्जी के लिए अपना पार्टनर मानता है तो यूके यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। तो इनके यहाँ पे सीधी सी बात, विंड एनर्जी भैया किससे बनती है, कोयला से तो बनती नहीं, विंड हवाई से बनती है। जब हवाएं स्लो हो जाएंगी तो एनर्जी नहीं बन पाएगी, और रिन्यूएबल एनर्जी तो आज ज़रूरत ही है हमें, ठीक है। इतने लेथन हम इसीलिए तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये और चैलेंज जो है हमारा फॉसिल फ्यूल पे बढ़ा देगा, और फॉसिल फ्यूल तो दुश्मन है क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है, क्योंकि विंड एनर्जी नहीं फिर मिल पाएगी, हवाएं का स्लो हो जाएंगी। तो दोस्तों इसका एक प्रभाव और भी होगा कि हवाएं जब नहीं चलेंगी तो दोस्तों वार्मिंग जो होगी ना पोल्स की, देखिए कितना प्रभाव, सिर्फ हवाओं के स्लो हो जाने से कितना प्रभाव पड़ता है। जब हवाएं नहीं चलेंगी ज़्यादा तेज़ तो फिर क्या होगा, जो वार्मिंग है यानी कि जो गर्मी है पोल पे वो ज़्यादा बढ़ेगी। जब उस पर बढ़ेंगी तो फिर आपको पता है उसका नतीजा क्या होगा, ठीक है। सीधी सी बात है कि उससे जो है थोड़ा सा बर्फ़ तो पिघलेगी, साथ ही में जो लाइट होती है रिफ्लेक्शन, एक अल्बेडो दोस्तों फिनोमेना होता है। अल्बेडो जिनको नहीं मालूम उनको पता होना चाहिए। अल्बेडो फिनोमेना क्या होता है कि लाइट जो है, जैसे जैसे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ लाइट क्या होती है। लाइट का दोस्तों गुण होता है, देखो अल्बेडो की अलग अलग प्रॉपर्टी, जैसे आइस का अल्बेडो सबसे ज़्यादा होता है आइस का, क्योंकि लाइट इसे पड़ी और रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, तो हम चाहते हैं कि रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाए, इसी फिनोमेना को हम अल्बेडो कहते हैं। और जब दोस्तों पोल पिघलेंगे तो हमें एक बात बताओ, जब पोल में गर्मी बढ़ेगी तो ये अल्बेडो वाला फिनोमेना ज़्यादा होगा, नहीं होगा, यानी कि हीट अंदर ट्रैप हो जाएगी, वही तो खतरा है। तो ये दोस्तों हवाओं से इतना प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों लोकल विंड जो चलती हैं, ठीक है, वो और जो है क्लाइमेट चेंज की हीटिंग को जो है बढ़ा सकती हैं। तो दोस्तों ये अल्टीमेटली आपने देखा कि पहला प्रभाव मैंने आपको बताया, ये इसे नहीं बताया मैंने, ये आईपीसीसी की असेसमेंट रिपोर्ट 6 में ये बात कही गई है। इसको हम टेक्निकल टर्म में ग्लोबल स्टिलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ग्लोबल स्टिलिंग, ठीक है, बात समझे भाई, वेस्टर्ली स्लो हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों जो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पड़ेगा वो दोस्तों प्रभाव पड़ेगा आपकी जेट स्ट्रीम पे। किस पर प्रभाव पड़ेगा, जेट स्ट्रीम पे। अब अगर आप लोगों को जेट स्ट्रीम नहीं पता है तो भैया हमने इस पर एक डेडिकेटेड लेक्चर ले रखा है। हम इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आज आप 71 लेक्चर पे खड़े हुए हो और बीच क्लास में नहीं घुसा जाता। ये सबसे गंदी आदत है, अगर समझ नहीं आता तो हमें कोसना मत, ठीक है। तो दोस्तों इन एंथ्रोपोजेनिक कारण के पीछे, एंथ्रोपोजेनिक तो मतलब समझे ही होगे, जो इंसानों के द्वारा जो काम किए जाते हैं कांड, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज दोस्तों क्या होगा, एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज जो है वो दोस्तों वीकनिंग करेगा टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द पोल एंड इक्वेटर। तो इससे दोस्तों टेम्परेचर जो डिफरेंस होता है ना, आपको पता है कि पोल बहुत ठंडे होते हैं, इक्वेटर जो है थोड़ा सा गर्म होता है, हीट होता है, ठीक है। तो इनके बीच जो है लंबा चौड़ा डिफरेंस होता है। हम सबको पता है कि भैया पोल तो चिल्ड होते हैं, इक्वेटर जो उतना ही गर्म होता है। तो दोस्तों होगा क्या कि जैसे जैसे जो है क्लाइमेट चेंज होगा तो दोस्तों पोल और इक्वेटर के बीच में ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस रह नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों भैया नहीं रह पाएगा, अरे सीधी सी बात है यार, आर्कटिक भी गर्म होने स्टार्ट कर देगा, ठीक है, आर्कटिक में भी वार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इससे दोस्तों होगा क्या, इससे दोस्तों होगा ये कि जो आपकी जेट स्ट्रीम होती हैं, ठीक है, वो और वेवियर हो जाएंगी। वेवियर दोस्तों मतलब क्या हुआ, जेट स्ट्रीम, भैया देखो हम सबसे पहले तुमसे कह रहे हैं कि जेट स्ट्रीम पढ़ लो जाकर के, एक लेक्चर हमने डेडिकेटेड इस पर लिया है, पहले उसको समझ लो जाकर, तो तुम्हें कुछ हिसाब में समझ में आए कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। दोस्तों जो आपकी जेट स्ट्रीम है, ठीक है, मैंने आपको बताई थी 2 प्रकार की जेट स्ट्रीम होती हैं, ठीक है, और दोस्तों अर्थ के आसपास चलती हैं ऊंचाई पे, ठीक है। तो ये दोस्तों जेट स्ट्रीम जो है ना, ये जो आप इनका कर्व देख रहे हो ना, ये गोल गोल जो घूम रही हैं, ठीक है, तो ये दोस्तों और कर्व इनका बेंड हो जाएगा और ये बेंड हो जाएंगी, और दोस्तों बेंड होना बड़ा खतरे वाला है, समझ रहे हो। तो इनको दोस्तों रोजबी वेव कहते हैं, जो ये गोल गोल, मतलब आपने नहीं देखा सांप जैसा बना हुआ है, ठीक है, जैसे ये देखो कितना बढ़िया फोटो है, ठीक है। तो ये जो रोजबी वेव है, ठीक है, तो ये और वेवी हो जाएंगी, मतलब और थोड़ा सा इनमें जो है सांप जैसी और बन जाएंगी। जैसे ये देखो इनका रोजबी वेव जो है, इनका वेवी जो पन है वो थोड़ा सा कम है, ये देखिए उतनी वेव कहीं उतनी घूमी है, नहीं घूमी है। फिर आपको एक हम और ख़तरनाक रोजबी वेव दिखाते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा घूमी होंगी। जैसे दोस्तों इसको आप देखिए, ये देखो खतरनाक घूमी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो वेवियर इनका जो है जो लुक है वो दोस्तों और बढ़ जाएगा, इसको हम रोजबी वेव इफेक्ट कहते हैं। इससे हो गया क्या, इससे जो है इससे दोस्तों जो है पोलर वर्टेक्स आपके और बढ़ेंगे, ठीक है। और जब पोलर वर्टेक्स बढ़ेंगे तो दोस्तों होगा क्या, पोलर वर्टेक्स बढ़ेंगे तो आपकी हीट वेव
और कोल्ड वेव, ठीक है। आपको पता है कि जो हीट डोम जो होता है, ठीक है, हाँ, तो क्या मैं बात कर रहा था, इससे दोस्तों जब ये रोजबी वेव ज़्यादा बेबी हो जाएंगी, मतलब ज़्यादा तरंग वाली हो जाएंगी, मतलब जूं 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 जूं, ठीक है, जैसे सांप जैसी ऐसी ऐसी, ठीक है, तब होगा पता क्या, तब दोस्तों जो हीट डोम होते हैं, अब हीट डोम भैया क्या होते हैं यार, हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है, सब बताया हुआ है, एक एक ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो हमने पढ़ाया ना हो। वाकई में अगर यूपीएससी कंटेंट में दे रहा हूँ, इज्जत कर लो, बाकी पीडीएफ चक्कर में पड़े रहोगे तो वहाँ मिलेगा कुछ नहीं। कापी ले लो, पेन ले लो, लिखो, सब तुम्हारे सामने लिखा है। दोस्तों इससे होगा पता क्या, हीट डोम बनेंगे, और जब हीट डोम बनेंगे तो हीट डोम से भैया क्या होगा, देखो इटली मरा जा रहा है हीट वेव से, समझ लो अगस्त के महीने में हीट वेव झेल रहा है इटली, ठीक है, और स्पेन, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या होगा कि हीट वेव बढ़ जाएंगी हीट डोम से, और जो कोल्ड वेव हैं वो भी बढ़ जाएंगी। कोल्ड वेव भैया कैसे बढ़ती हैं, दोस्तों आपको याद है कि मैंने आपको एक फिनोमेना पढ़ाया था जो जेट स्ट्रीम से रिलेटेड होता है, जिसको कहते हैं पोलर वर्टेक्स। दोस्तों पोलर वर्टेक्स मैंने आपको बताया था, इसका सीधा संबंध पोलर वर्टेक्स का किससे होता है, ओजोन लेयर के डिप्लीशन से। तो दोस्तों जब पोलर वर्टेक्स का फिनोमेना होगा, देखो जेट स्ट्रीम से दोनों रिलेटेड हैं, जेट स्ट्रीम से ही आपके जब इनकी रोजबी वेव ज़्यादा हो जाएंगी तो इससे आपका हीट डोम बन जाएगा। दूसरी चीज़ हीट डोम से भैया हीट वेव निकलेंगी, और जो पोलर वर्टेक्स होता है वो दोस्तों ओजोन लेयर डिप्लीशन में जिम्मेदार होता है, और पोलर वर्टेक्स से आपकी कोल्ड वेव बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों ये बड़ा खतरनाक है क्लाइमेट चेंज, बात समझ रहे हो। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज दोस्तों जो है कूल करता है स्ट्रेटोस्फीयर का। स्ट्रेटोस्फीयर को क्या करता है क्लाइमेट चेंज, कूल करता है। आप कहोगे सर स्ट्रेटोस्फीयर तो आज तक हमने थोड़ा सा गर्म सुना था, रिलेटिवली गर्म सुना था ट्रोपोस्फीयर की तुलना में, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा। इससे क्या होगा कि आपका जो स्ट्रेटोस्फीयर है वो कूल हो जाएगा, और जो ट्रॉपिकल है अपर ट्रोपोस्फीयर है, अब जिनको हो सकता है ट्रोपोस्फीयर नहीं पता होगा, स्ट्रेटोस्फीयर नहीं पता होगा, तो चुल्लू भरी से पानी लो। हम फिर तुमसे कह रहे हैं भैया 71 लेक्चर में हो, पिछले लेक्चर देख के आओ, क्योंकि हमें गुस्सा पता क्यों आ रही है, गुस्सा इसलिए आती है क्योंकि एक गधे ने जो है ऐसा कमेंट किया था कि सर मुझे समझा नहीं पा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बेवकूफ़ वो पहले लेक्चर में कूद पड़ा जाकर 70वें लेक्चर में, मतलब तमीज़ है 2 पैसे की नहीं है कि कोई अगर 71 लेक्चर में कूद रहे हो तो भैया 1 नंबर से शुरू किया होगा। हमको ठेका थोड़ा ले रखे हैं कि सारे लेक्चर में जो है तुम्हें पूरी कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो लेक्चर हमारे बन चुके। फिर थोड़ा अकल लगाया करो, ज़िंदगी में कहूँ बिल्कुल खच्चर वाले स्कूल में अगर ना गए हो, थोड़ी सी अकल तो होगी, कॉमन सेंस, कि 71 लेक्चर आज चल रहा है तो मैं ये सब पढ़ा के आया हूँ। तो दोस्तों इससे होगा क्या, स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो थोड़ा सा कूल हो जाएगा, और अपर जो ट्रोपोस्फीयर है वो दोस्तों वार्म हो जाएगा, यानी कि उल्टा मामला हो रहा है। नॉर्मली होता उल्टा इसका है, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, जिससे दोस्तों क्या होगा, इससे फिर जो है जेट स्ट्रीम जो है वो स्ट्रेंथ होंगी, ठीक है, और टग ऑफ वार एक प्रकार से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा स्टार्ट, टग ऑफ वार। इससे दोस्तों होगा क्या, देखो जेट स्ट्रीम जब स्ट्रांग होगी, ठीक है, और आपको पता है कि जेट स्ट्रीम का दोस्तों बहुत रोल होता है, ऊपर जो एयरक्राफ्ट उड़ते हैं ना हाई एल्टीट्यूड पे, उनमें दोस्तों टर्बुलेंस होगा पैदा, समझ रहे हो। जेट स्ट्रीम का मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने आपको एयरक्राफ्ट बताया था, ठीक है, तो दोस्तों उसमें टर्बुलेंस पैदा हो जाएगा एयरक्राफ्ट में, हो सकता है पता चला वहीं चिंगैया ऐसे फंस जाए, पता चला गिराया जाए, ठीक है। दोस्तों एक्सट्रीम वेदर इवेंट अगर बात की जाए, ठीक है, तो सीजन टू सीजन वेरी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट ऐसा नहीं हो सकता कि हर जगह पे एक ही से हो, तो सीजन टू सीजन वेरी कर सकते हैं, और रीजन टू रीजन वेरी कर सकते हैं एक क्षेत्र में, और सीजन टू सीजन। सीजन कितने होते हैं तो आपको भली बात ही पता है, अभी हमने पिछले लेक्चर में ज्योग्राफी बताए थे भारत में। और पूरी दुनिया में जो है सीजन बदल सकते हैं, और रीजन टू रीजन। तो जेट स्ट्रीम दोस्तों अगर बात की जाए तो वो शिफ्ट कहाँ हो सकती हैं, वो पोल वार्ड शिफ्ट हो सकती हैं, ठीक है। जेट स्ट्रीम आर पोस्ट टू शिफ्ट पोल वार्ड एज वेल ड्यू टू रिडक्शन इन टेम्परेचर कंस्टार्ट बिटवीन द पोल्स एंड द लोअर लैटिट्यूड। तो दोस्तों जैसे जैसे जो है पोलर और लोअर लैटिट्यूड के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस है, सीधी सी बात है, जब पोल पे भी गर्मी होने लगी भैया डिफरेंस बच कहाँ रह जाएगा, तो टेम्परेचर जो है वो डिफरेंस ज़्यादा रहेगा नहीं, तो जेट स्ट्रीम क्या होंगी, वो धीरे धीरे पोल की ओर शिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और इसका सबसे ज़्यादा अगर इम्पैक्ट कहीं पड़ेगा दोस्तों, ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा, जो प्रिवेलिंग जो क्लाइमेट है ना उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, जेट स्ट्रीम पोल वार्ड शिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे।
अब दोस्तों एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज क्या होता है? दोस्तों जो ह्यूमन एक्टिविटी है ना, जैसे फॉसिल फ्यूल को बर्न करना, डिफॉरेस्टेशन करना, इंडस्ट्रियल एमिशन, ये सारे काज हैं दोस्तों हमारी धरती को गर्म करने के लिए, ठीक है। और एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैसेस ह्यूमन जो है वो दोस्तों अर्थ को वार्म करके जो है आपको पता है, ठीक है। तो एंथ्रोपोजेनिक जो है क्लाइमेट चेंज क्या होता है? जब ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा क्लाइमेट चेंज होता है तो उसको हम एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज कहते हैं। और इसमें जो है तमाम प्रकार की एक्टिविटी होती है, जैसे बर्न करना फॉसिल फ्यूल को, डिफॉरेस्टेशन करना, इंडस्ट्रियल एमिशन करना, ठीक है। ये सब जो है धरती को गर्म करते हैं। और दोस्तों इनसे जो है कहीं कहीं ग्रीन हाउस गैसेस भी निकलती हैं जो अर्थ को फर्दर गर्म करती हैं, ठीक है। और क्या मतलब जितनी गर्म करने का मतलब धरती का ये नहीं कि गर्म करती हैं, दोनों बातें होती हैं इसमें। जैसे हो सकता है जहाँ पे कूलिंग साइकिल हो रहा हो सकता है वहाँ पे हीटिंग होने लगे, पता चला जहाँ हीट हो रही हो पता चला वहाँ पे कूलिंग होने लगे, या हो सकता है जहाँ पे कूलिंग हो रही हो वहाँ पे अति कूलिंग होने लगे, या कूलिंग कम हो जाए। आप समझ रहे हो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फिनोमेना है। हमने क्या तुम्हें बताया कि किसी जगह पर अगर ठंडी हो रही है तो हो सकता है गर्मी होने लगे, किसी जगह पर अगर ठंडी हो रही है तो हो सकता है अति ठंडी होने लगे, किसी जगह पर अगर ठंडी हो रही है तो हो सकता है ठंडी होने की मात्रा कम हो जाए। दिस इज क्लाइमेट चेंज। यानी कि जो नॉर्मल चल रहा था ज़िंदगी तुम्हारी नॉर्मल से कुछ हटके होगी। जैसे नहीं तुम कभी कोई कहते हो यार आज कुछ हटके करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, तो बस ऐसा तूफानी होगा तुम्हारे साथ। दोस्तों साइक्लोन पे भी जो है क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बस दोस्तों होता क्या है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, अब मैं आपसे फिर कहूँगा कि साइक्लोन पे मैंने शायद 2 लेक्चर लिए हैं, उनको देखो पहले। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, या एटमॉस्फेरिक जो रिवर्स होती हैं। अब ये दोस्तों एक नया टर्म आपने सुना, एटमॉस्फेरिक रिवर पढ़ाया है। और जो सीवियर कनेक्टिव स्टॉर्म्स होते हैं वो दोस्तों जो है हाई या रेन रेट जो है ग्लोबली अगर बात की जाए तो दोस्तों सीवियर कन्वेक्टिव स्टॉर्म्स जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन या जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ना, एटमॉस्फेरिक जो रिवर्स होती हैं, ठीक है। और जो सीवियर इसमें जो है आपको कन्वेक्टिव स्टॉर्म्स देखने को मिलेंगे और हाई रेनफॉल होगी, ठीक है। क्योंकि वार्मर एटमॉस्फेयर दोस्तों जो है वो ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड करता है। मैंने साइक्लोन में आपको बताया था कि भैया जो साइक्लोन होते हैं वो वार्मर एटमॉस्फेयर में ही आते हैं क्योंकि उनके पास मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे दोस्तों एंटी साइक्लोन बनते हैं। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? एंटी साइक्लोन की भी प्रॉपर्टी बताई थी, साइक्लोन की बताई थी। साइक्लोन बनने के लिए पहली कंडीशन ही यही है कि लो प्रेशर बन जाना चाहिए और वहाँ पे वार्मर एटमॉस्फेयर होना चाहिए। वार्मर एटमॉस्फेयर होगा तो मॉइस्चर ज़्यादा होल्ड करेगा, मॉइस्चर ज़्यादा होल्ड करेगा तो साइक्लोन दोस्तों वहीं बनेंगे, ठीक है। तो साइक्लोन और बनेंगे, तूफान आएगा, एकदम तूफानी वर्षा होगी साइक्लोन से, ठीक है। दोस्तों ये ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट होगा। और रेनफॉल तो बता ही दिया है, ठीक है, पानी ज़्यादा बरसेगा। इससे दोस्तों साइक्लोनिक जो विंड होती हैं, हवाएं होती हैं, चक्रवात से आने वाली तूफान, ठीक है, हवाएं वो भी इंटेंस हो जाएंगी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि इंटेंसिफाइंग साइक्लोनिक विंड्स एंड सरपासिंग अ 7% इंक्रीज पर 1 डिग्री वार्मिंग। यानी कि दोस्तों इन हवाओं में जो है कितना इंक्रीज हो जाएगा पता है? अगर 1 डिग्री सेल्सियस गर्म हुआ ना धरती, अगर 1 डिग्री सेल्सियस की वार्मिंग हुई तो दोस्तों जो हवाएं हैं वो 7% इंक्रीज कर जाएंगी। समझ रहे हो? साइक्लोनिक विंड बड़ा खतरनाक भैया है क्लाइमेट चेंज। मतलब ज़िंदगी इसी लग रही है कि कल से जब तुम पढ़ रहे होगा तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि नरक बन गई ज़िंदगी है। समझ रहे? क्लाइमेट चेंज मतलब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की है। प्रकृति बड़ी खतरनाक चीज़ है भाई, नेचर। ये दोस्तों जब आप जानोगे तो आप थोड़ा सा अवेयर हो पाओगे। ये पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? पढ़ाने के लिए सिर्फ यूपीएससी के लिए थोड़ा पढ़ना है, ये तुम्हें पढ़ाने का उद्देश्य है कि तुम एक जागरूक आदमी बन पाओगे। तुम कम से कम क्लाइमेट चेंज पे बोल पाओगे कि भैया इसका प्रभाव क्या होंगे। समझ रहे हो? सिर्फ हमारी बस्तियाँ नहीं जलेंगी, तुम्हारी भी जलेंगी। दोस्तों इससे आप एक गंभीर व्यक्ति बनोगे। अब आपको पता तो चले कि भैया ये नुकसान होते हैं। पता चला कल तक तो तुम ऐसे अनपढ़ जैसे घूम रहे थे, तो पता ही नहीं था कि क्लाइमेट चेंज से सोच रहे थे तुम कि हाँ थोड़ा बहुत प्रभाव होगा। अब तुम्हें पता चल रहा है कि पूरा तो खेल ही यहाँ पे बदल जा रहा है, ठीक है। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो साइक्लोन अब ज़्यादा आने लगे हैं। पहले साइक्लोन जो ट्रॉपिकल होते थे साइक्लोन वो थोड़े से कम आते थे, अब उनकी इंटेंसिटी बढ़ने लगी है। तूफान भी उसमें आने लगे हैं, ठीक है, ठीक है। और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं अब ये देखा जा रहा है, ठीक है, अब ये देखा जा रहा है वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक में
ये जगह को याद रखिए। वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक में दोस्तों ये देखा जा रहा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन दोस्तों पता कहाँ तक चले जा रहे हैं, पोलवार्ड तक चले जा रहे हैं। मतलब कितनी बड़ी बात है कि अब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इतनी दूर तक चले जा रहे हैं, पोलवार्ड तक। ट्रॉपिकल है लेकिन जा कहाँ रहा है, पोलवार्ड तक जा रहा है, ठीक है, क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है। समझ रहे हो? तो ये तो बड़े खतरे वाली बात है कि इतनी दूर तक भैया निकले जा रहे हो तुम, ठीक है। तो ग्लोबल जो फ्रिक्वेंसी है ना ट्रॉपिकल साइक्लोन की, वो भी दोस्तों जो है बढ़ रही है। ठीक है, और जब इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो और दोस्तों गर्मी, फर्दर वार्मिंग होगी, ठीक है। तो बड़ा भैया खतरनाक फिनोमेना है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जल्दी जल्दी आने लगेंगे, पता नहीं कब आ जाए। दोस्तों जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है, उनमें जो अगर बात की जाए तो विंड स्पीड चेंज जो है वो थोड़ा सा कम होगा, माइनर होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में। और लेकिन मैंने क्या बताया, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनमें दोस्तों तो जो है अगर बात की जाए तो उसमें तो स्पीड में चेंज अच्छा खासा होगा, ठीक है। लेकिन जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनमें दोस्तों विंड स्पीड में चेंज थोड़ा सा माइनर होगा। अब ऐसा सर क्यों है? इसका पीछे कारण दोस्तों ये है कि ट्रॉपिकल में भैया गर्मी अति होती है, ठीक है, और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में थोड़ा सा दूर होता है, इसलिए जो है उतना नहीं उसमें जो है माइनर चेंज होगा स्पीड में विंड की। दूसरी चीज़ एक बात याद रखिएगा कि ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये दोस्तों पोलवार्ड शिफ्ट जरूर रखेंगे, यानी कि ये बात कॉमन है कि पोलवार्ड ये जरूर शिफ्ट करेंगे जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी, मतलब ये वहाँ तक पहुँच जाएंगे मुंह फैला करके। दोस्तों बड़ी चिंता की बात है, ठीक है। फिर आगे दोस्तों बात करो, सीवियर कन्वेक्टिव स्टॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव हायर प्रेसिपिटेशन रेट्स एंड वार्मिंग विद वार्मिंग। दोस्तों गर्मी से, ठीक है, क्या होगा कि हायर प्रेसिपिटेशन वाले कन्वेक्टिव स्टॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, तूफान जैसे थंडर स्टॉर्म, टॉर्नेडो, ठीक है, और इनकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ सकती है। इसलिए आप देखिए ना, एक चीज़ अगर आपने ध्यान से नोट करी हो, कभी आपने नोट करी, क्या सर नोट किया हो तुमने? अगर एक बार नोट करी हो, वो पता क्या है वो दोस्तों? ये बात है कि आपने देखा होगा पहले बिजली नहीं कड़कती थी, समझ रहे हो? जैसे मेरी मम्मी बताती हैं कि पहले जो है, जैसे बताती थी कि जो है पहले वो लोग जो है बढ़िया से गाँव में जो है बढ़िया मतलब बढ़िया घूमते थे, तो जो है कोई मतलब बरसात में ज़्यादा मतलब बिजली नहीं कड़कती थी, आराम से जो है पूरी पूरी बरसात में खूब आराम से जो है घूमो फिरो। लेकिन अब जो है बिजली कड़कने लगी है, तो ये दोस्तों इसका कारण है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, समझ रहे हो? पहले बिजली नहीं कड़कती थी, आप बूढ़े लोगों से जो है पूछिए, जो वृद्धजन आपके यहाँ पे हो उनसे पूछिए, पहले बिजली नहीं इतनी कड़कती थी, आज बिजली ज़्यादा कड़कने लगी है। तो दोस्तों ये भी कारण इसके पीछे है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी भी उनकी बढ़ चुकी है, अब इतनी कड़क बिजली कड़कती है। जैसे मैं कुर्ग का एक दृश्य देख रहा था कर्नाटक का, इतनी खतरनाक आवाज़ आती है बिजली कड़कने से दोस्तों, इतना हाई वोल्टेज होता है ना, ये लगे 440 वोल्ट से भी डेंजर होता है, समझ रहे हो? हाँ, तो एविडेंस दोस्तों इसे बताते हैं कि फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी और एक्सपेंशन भी बढ़ जाएगा। स्पेशली दोस्तों नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में जो है ये सब देखा गया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिवर के बारे में। ये दोस्तों क्या होती हैं? हम तो सोचे नहीं दिया होगा, लेकिन चलो दिया है। ये दोस्तों कंसंट्रेटेड वाटर वेपर के नैरो बैंड होते हैं। एटमॉस्फेरिक रिवर क्या होती हैं? कंसंट्रेटेड वाटर वेपर के नैरो बैंड होते हैं। एटमॉस्फेरिक रिवर देख लो, एटमॉस्फेरिक रिवर। अभी दोस्तों बिजली गई, बच गया मेरा सेटअप, पता चला फिर मुझे दोबारा शूट करना पड़ता है, ठीक है। तो आ जाओ बेटा, मैं एक सेकंड पहले इन्वर्टर बंद कर दूं। तो दोस्तों एटमॉस्फेरिक रिवर आपने देखी, ये दोस्तों होती हैं एटमॉस्फेरिक रिवर, ठीक है। ये वाटर वेपर की दरअसल एक नैरो सी बैंड होती है, ठीक है, धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक रिवर, ठीक है। बात समझे भाई? मतलब नदी होती है कि एटमॉस्फेरिक मतलब वातावरण में जो है ऊपर आसमान में। तो एटमॉस्फेरिक रिवर क्या होती हैं? इलोंगेटेड होती हैं, नैरो बैंड होते हैं, कंसनट्रेटेड वाटर वेपर होता है एटमॉस्फेयर में। ये दोस्तों मेजर रोल प्ले करती हैं वाटर वेपर को ट्रॉपिकल रीजन से मिड लैटिट्यूड में ले जाने के लिए।
अब दोस्तों ट्रॉपिकल रीजन से वाटर को क्यों ले जाएंगी भैया ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, वेपर ज़्यादा बनता है, तो इसको मिड लैटिट्यूड में ले जाना पड़ेगा ना, ताकि वहाँ पे हैवी रेनफॉल हो। ठीक है, तो मिड लैटिट्यूड से नहीं, ट्रॉपिकल रीजन से मिड लैटिट्यूड में वाटर वेपर को ले जाने के लिए दोस्तों एटमॉस्फेरिक रिवर जिम्मेदार होती हैं। ये हैवी रेनफॉल करवाती हैं मिड लैटिट्यूड में। अब हो सकता है कुछ ऐसे इंसान होंगे जिन्हें मिड लैटिट्यूड नहीं पता होगा, भैया हम तुमसे हाथ जोड़ के अब कह रहे हैं प्रभु पिछले लेक्चर देख के आओ, ठीक है, समझा करो यार बात को। तो हम क्या कह रहे हैं कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड से मिड लैटिट्यूड में जो वाटर वेपर है उसको ले जाने का काम हैवी रेनफॉल वहाँ करवाती हैं। ये किसका होता है, एटमॉस्फेरिक रिवर का ही होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का नैरो सा बैंड है, एटमॉस्फेयर में ऊपर चलता है। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल से मिड लैटिट्यूड में क्या ले जाती हैं, वाटर वेपर। क्यों ले जाती हैं भैया, मिड लैटिट्यूड में हैवी रेनफॉल करवानी है, फ्लडिंग करवानी है, इंटेंस स्नोफॉल करवानी है। ठीक है, और इससे दोस्तों होता क्या है, इससे दोस्तों वहाँ पे जब इतना सारा पानी बरसेगा, इंटेंस रेनफॉल होगी, तो वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे दोस्तों लैंडफॉल हो सकता है। ठीक है, और कभी कभी जो है प्रिवेलिंग जो विंड होती है ना, उनके साथ भी जो है कभी कभी चल देती हैं। और दोस्तों प्रिवेलिंग विंड क्या होती हैं, प्रिवेलिंग विंड मतलब जैसे मैंने आपको याद हो, अगर मैंने ज्योग्राफी के लेक्चर में ही पढ़ाया था, दुनिया में बहुत सारी विंड चलती हैं, तो उनके साथ भी कभी कभी लटक लेती हैं। ठीक है, दुनिया में दोस्तों बहुत सारी हवाएं चलती हैं, उनके नाम पता होने चाहिए, किस एरिया में चलती हैं, यूपीएससी जरूर पूछता है और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। दोस्तों फॉर्मेशन एटमॉस्फेरिक रिवर का कैसे होता है, इवेपोरेशन से होता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिवर का फॉर्मेशन कैसे होता है, इवेपोरेशन से। जो वार्म ओशियन वाटर होता है, ठीक है, चाहे वो ट्रॉपिकल में हो चाहे सब ट्रॉपिकल रीजन में हो, इससे दोस्तों इवेपोरेशन होता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट में। ठीक है, और इससे जो है मॉइस्चर जो है एटमॉस्फेयर में कलेक्ट होता जा करके है। ठीक है, तो इवेपोरेशन होता है कहाँ पे, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। इवेपोरेशन से क्या होता है, ऊपर मॉइस्चर कलेक्ट हो जाता है जा करके। ठीक है दोस्तों, विंड ट्रांसपोर्ट इसको कर देती है। यही जो पावरफुल विंड होती है ना, ये जो है जेट स्ट्रीम जैसे हो गई। ठीक है, तो ये मॉइस्चर को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाती हैं और इनको 1000 ऑफ किलोमीटर में जो है क्या कर देती हैं। ठीक है, इनको जो है 1000 ऑफ किलोमीटर में स्ट्रेच कर देती हैं। मतलब वाटर वेपर एक जगह इकट्ठा हुआ, फिर इनकी एक लेयरिंग ऐसी बना दी। अरे भाई साहब लल्ला पुतवा, ये देखो ये बनी है लेयर जैसी, तो ये स्ट्रेच कर देती हैं, इसको खींच देती हैं। फिर जो है ये दोस्तों जो है जब ये मॉइस्ट एयर करंट जो है एनकाउंटर करते हैं किसी माउंटेन से, ठीक है, माउंटेनस अगर कोई टरेन है या कोई कूलर एयर मास है, तो ये दोस्तों क्या होते हैं, ठंडे हो जाते हैं। इससे क्या होता है, मॉइस्चर जो है कंडेंस हो जाता है, इससे क्लाउड बनते हैं और फिर पानी बरसता है। बात पल्ले पड़ी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बेटा देखो, ये देख रहे हो विनोद, ये देख रहे हो ठीक है, तो ये देख रहे होगे, तो ये दोस्तों पहाड़ी है ना, पहाड़ी के पास देखो ये टकराई जा करके पानी बरसने लगा। ठीक है, बात समझे भाई, यही होती है एटमॉस्फेरिक रिवर। अब दोस्तों अदर एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, समझ रहे हो। जैसे और भी जो है एक्सट्रीम जो क्लाइमेट इवेंट होंगे, उन पे क्या प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट चेंज का। दोस्तों टेम्परेचर जो है एक्सट्रीम जाने का पहले प्रभाव देखिए। दोस्तों 1950 से ऐसा देखा जा रहा है कि ग्लोबल फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी जो है हॉट एक्सट्रीम की, हीट वेव की, ये दोस्तों लैंड रीजन जितने भी हैं उन पे बढ़ी हुई है। कोल्ड स्ट्रीम दोस्तों वो कम हो चुकी हैं, यानी कि पहले ठंडी हवाएं भी, ठंडी एक्सट्रीम चिल्ड वाली चलती थी, वो दोस्तों कम हो चुकी हैं, जबकि हीट वेव बढ़ रही हैं। जैसे अभी मैंने आज ही पढ़ रहा था, द हिंदू का था, इटली में दोस्तों बहुत तेज़ हीट वेव चल रही हैं। समझिए आज तारीख कितनी है, आज है 7 अगस्त। ठीक है, आज नेशनल हैंडलूम डे है। ठीक है, और बंगाल से रिलेटेड है, आप लोगों को पता होना चाहिए 7 अगस्त को क्या होता है। इसी दिन दोस्तों जो है आपको याद है, याद कीजिए 1906 में बात है कि 1907 की बात है, मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे। ठीक है, जब पहली बार आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन से बंटवारा वाला, तब आपको पढ़ाया जाता है। तो आज दोस्तों 7 अगस्त है, हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। ठीक है, और ये लेक्चर पता आप कब देख रहे होगे, ये 21 या 22 अगस्त को देख रहे होगे, क्योंकि तब मैं घर पे होऊंगा नहीं, तब मैं बाहर होऊंगा उस समय। ठीक है, और कहाँ होऊंगा तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया इसी लेक्चर में। ठीक है, अभी बताया, तो बाकी किसी को नहीं पता है, अगर जो लेक्चर देख रहा होगा उसको पता है। तो ये दोस्तों जो है बंगाल में ये दोस्तों जो है
लैंड रीजन पे जो है वो हवाएं जो हैं गर्म वाली, वो हीट वेव जो है ज़्यादा बढ़ रही हैं, और कोल्ड एक्सट्रीम जो है वो कम हो रही हैं। ठीक है, ये ट्रेंड जो है अगर बात की जाए तो दोस्तों ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। ग्लोबल टेम्परेचर को क्या करेगा, ट्रेंड इंक्रीज करेगा, और जितने भी इनहेबिटेड रीजन है वहाँ पे भी गर्मी पैदा करेगा। अरे भैया 1950 से कंटिन्यू हीट वेव बढ़ रही हैं, कोल्ड वाली घट रही हैं, तो यही तो होगा। और दोस्तों अगर वार्मिंग जो है, ये ग्लोबल वार्मिंग अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस भी अगर लिमिटेड रहती है, तो हार्ट एक्सट्रीम जो है वो फिर भी जो है इंटेंसीफाई होंगी फर्दर, और कोल्ड स्ट्रीम दोस्तों वो जो है डिक्रीज होंगी। और अगर दोस्तों ये टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस वार्म हो गया, ठीक है, तो ये इंटेंसिटी जो है इनकी, ठीक है, और फ्रिक्वेंट हो जाएगी हीट वेव की, मतलब जल्दी ले आएंगी, और ये दोस्तों और सीवियर होंगी हीट वेव किससे, 1.5 डिग्री सेल्सियस से जो टेम्परेचर था, यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस से और इंटेंसीफाई हो जाएंगी। अरे सीधी सी बात है, आप लॉजिक समझ लो कि 1.5 होगी तो जो है तब भी जो है हार्ट एक्सट्रीम चलेंगी वेव, ठीक है। और दोस्तों थोड़ा सा अगर 2 डिग्री हो गया तो और तेज़ हो जाएंगी, उस पिछले वाले से भी इंटेंसिटी भी तेज़ हो जाएगी और फ्रिक्वेंसी भी तेज़ हो जाएगी, जल्दी जल्दी आएंगी और तेज़ आएंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर कहीं टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस हो गया दोस्तों, और ये क्या हो जाएंगी दोस्तों, आज करंट आ रहा है इसमें, अभी मुझे स्वाद मिला है, ओंठ लग गया मेरा इसमें, आज बड़े दिन बाद करंट आ रहा हो, इसमें बच के रहना है, ठीक है। दोस्तों 3 डिग्री अगर हो गया तो फिर खतरनाक हीट वेव आएंगी। अब आप कहोगे सर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या नौटंकी चल रही है आपकी। दोस्तों ये दरअसल टेम्परेचर मैं प्री इंडस्ट्रियल पीरियड के बाद की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो। ये जब टेम्परेचर की बात की जाती है ना कि इतना बढ़ गया 2 डिग्री 3 डिग्री, ये दोस्तों बात पता कब की जैसे मैंने अभी देखो 1.5 डिग्री सेल्सियस की बात की, 1.5 की, फिर मैंने 2 की बात की, फिर मैंने 3 की बात की। ये दोस्तों प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से तुलना की जाती है, ठीक है। जब भी बात इंटरनेशनल लेवल पे चले तो समझ जाओ कि प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से पहले की बात की जाती है। मतलब ये माना जाता है कि प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से पहले सब अच्छा था, सब संघर्ष ही था, उसके बाद ही सब खराब हुआ है। और सब किया किसने है, आपको कल मैंने बताया था। तो बात दोस्तों समझ में आई कि नहीं आई। आर्कटिक जो है वो दोस्तों एक्सपीरियंस करेगा मोस्ट प्रोनाउंस्ड वार्मिंग, ठीक है। आर्कटिक क्या है, और ज़्यादा जो है वार्मिंग फेस करेगा, गर्मी फेस करेगा। कोल्ड डेज दोस्तों वार्म हो जाएंगे, ठीक है, 3 टाइम्स ग्लोबल रेट के, समझ रहे हो दोस्तों। आर्कटिक में जो है गर्मी पैदा हो जाएगी, पिघलेगा, अल्बीडो इफेक्ट कम हो जाएगा। तो दोस्तों नॉन लीनियर इंक्रीज हो जाएगा फ्रिक्वेंसी में एक्सट्रीम हॉट इवेंट के, ठीक है। और ये दोस्तों ग्लोबल टेम्परेचर राइज को कॉज करेगा, ठीक है। दोस्तों एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन पे भी असर पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी जो है हैवी प्रेसिपिटेशन की इंक्रीज हो जाएगी ग्लोबली, पानी ज़्यादा बरसेगा, ठीक है। क्योंकि भैया गर्मी होगी तो मॉइस्चर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है हवा में होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ेगी तो कंडेंसेशन होगा, पानी बरसेगा। अब पानी ज़्यादा कहाँ बरसेगा, तो भैया नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप, एशिया, आधी आबादी यहीं तो हुई। तो ह्यूमन एक्टिविटी से दोस्तों पर्टिकुलरली अगर ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ये दोस्तों जो है इसको इंटेंसीफाई और फर्दर करेगा। इसमें सबसे बड़ा रोल है किसका, ह्यूमन एक्टिविटी का, ग्रीन हाउस गैस का है, ये सब इंसानों का ही देनदार है, और क्या। तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे दोस्तों कंटिन्यू होगी, हैवी प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है, जल्दी होगा, और हैवी पानी बरसेगा। आप देखिए ना भारत में क्लाउड बस्ट होता है, ऐसा कौन सा साल जाता है जिस दिन पानी ना बरसे खूब अपक के। कभी उत्तराखंड बह जाता है, कभी हिमाचल प्रदेश बह जाता है, कभी कश्मीर बह जाता है, कभी पंजाब बह जाता है, कभी इस बार तो असम का नंबर है। तो आप देखिए ना ये सब क्यों हो रहा है, कभी सोचा बैठ करके। अगर कल से हमारे लेक्चर बहुत कंटेंट्स देख रहे होगे तो कल भी मैंने इतनी जिक्र किया था, आपको पता चल रहा होगा कि पूरी दुनिया में क्या प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट चेंज का। तो ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों इसे अगर कंटिन्यू रही तो हैवी प्रेसिपिटेशन के इवेंट होंगे, ठीक है, और जल्दी होंगे, और फ्रिक्वेंट होंगे, इंटेंस होंगे, ठीक है। हो गया दोस्तों। तो इंक्रीज दोस्तों हैवी प्रेसिपिटेशन में हो जाएगा, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। 7% इंक्रीज दिखेगा आपको, अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर में इंक्रीज होता है ना, 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर में इंक्रीज होगा तो 7% इंक्रीज हो जाएगा प्रेसिपिटेशन में, ठीक है। इससे दोस्तों फ्लैश फ्लड जैसे कि भारत में आपको देखने को मिलते हैं, पूरी दुनिया में मिलेंगे, सिर्फ भारत ही नहीं, ठीक है।
और दोस्तों एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन ऐसा नहीं कि हर जगह एक सा होगा, ये दोस्तों वहाँ पे लोकल फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा। जैसे लोकल वार्मिंग कितनी है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कैसा है, तो वहाँ लोकल इवेंट पे भी, लेकिन इतना तय है कि प्रेसिपिटेशन तो बढ़ेगा, इतना मोटा मोटा मान लीजिए। बाकी थोड़ा बहुत तो लोकल फैक्टर पे डिपेंड करेगा। फ्लूवियल दोस्तों फ्लडिंग हो सकती है, बात समझ रहे हो क्या? फ्लूवियल फ्लडिंग सिग्निफिकेंट ट्रेंड दोस्तों जो है रिवर में देखे जा रहे हैं, सर्टन रिवर में फ्लो में उनके, ठीक है, जहाँ पे स्नो मेल्ट करती है, ठीक है, तो वहाँ पे दोस्तों ऐसा देखा जा रहा है। तो रिवर जो है उनमें सीधी सी बात, अगर स्नो वहाँ पे मेल्ट करेगी तो पिघलेगी, नदी में जो है पानी और बढ़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों रिवर फ्लड में जो है बाढ़ नहीं आती है जैसे असम में आई है, तो इसमें दोस्तों इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रिवर फ्लड में जो है इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी जो है रीजनल वेरिएशन होंगे, जैसे लोकल में क्लाइमेट कैसा है, ये भी थोड़ा बहुत फैक्टर जिम्मेदार होगा। लेकिन अल्टीमेटली फ्लड तो आना तय मान के चलो, अगर रिवर जो है स्नो से मेल्ट कर के जो है बन रही है, ठीक है। बाकी फिर लोकल भी डिपेंड करता है, अगर आपने डैम बना रखा है, एम्बैंकमेंट कर रखी है। एम्बैंकमेंट दोस्तों क्या होता है, असम में जो है सरकार यही करती है। मैं आपको एम्बैंकमेंट दिखा देता हूँ, ठीक है। दरअसल असम में जो है, असम की दशा बहुत बुरी है, ठीक है। और 2021 में शायद जो है वहाँ पे अमित शाह जी चिल्ला रहे थे कि असम जो है बाढ़ मुक्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेचारा असम आज भी हो नहीं पाया, और ज़िंदगी वहाँ पे सब तहस नहस हो गई हैं, ठीक है। और ये दोस्तों सब भ्रष्टाचार की और सरकार की मक्कारी कामचोरी कह लीजिए, ठीक है। तो आज लोग उसका भुगतान कर रहे हैं। सरकार यहाँ पे कोई ढंग का काम नहीं करती है, ठीक है, चाहे कोई भी सरकार हो। देखो जब वोट बेटा जो तुम दोगे धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, तुम्हें यही मिलेगा। अब मरो ऐसे, नेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे, तुम मरते रहो, समझ रहे हो, खूब मरो। ये दोस्तों देख रहे हो ना, इसको एम्बैंकमेंट कहते हैं। सरकार इसे लगाती है ताकि पानी अंदर ना घुसे, लेकिन वो टूट जाती है। और इसमें भी दोस्तों कहा जाता है कि सरकार का ही बेनिफिट होता है। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है बढ़िया, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, फ्लड आती है, फिर टूट जाती है, फिर नहीं बनती है। इसका दोस्तों परमानेंट उपाय क्या है असम का? असम का दोस्तों परमानेंट उपाय ये है कि सरकार ये सब नौटंकी ना करे, एम्बैंकमेंट वगैरह, क्योंकि ये सब टूट जाते हैं। पानी का बहाव इतना ब्रह्मपुत्र का दोस्तों है, उसमें सेडिमेंट दोस्तों ब्रह्मपुत्र में बहुत होते हैं। मतलब दोस्तों ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी नदी है ना, तो असम की जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, इसका दोस्तों फैलाव दिन पर दिन बढ़ रहा है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है ना, इसका फैलाव बढ़ रहा है। और दोस्तों इससे होगा पता क्या, इसको रोकने का तरीका क्या है? इसका दोस्तों रोकने का तरीका यही है कि जैसे इसका जो है जापान की टेक्नोलॉजी पे आधारित, जैसे जापान जो है अर्थक्वेक वहाँ बहुत आते हैं, लेकिन उन्होंने रहना फ्लड के साथ, मतलब उन्होंने अर्थक्वेक के साथ रहना देख लिया है, रहना सीख लिया है। ऐसे असम के लोगों के लिए जो है एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बैठानी चाहिए, और इस पर रिसर्च होनी चाहिए। रिसर्च होने के बाद यहाँ पे कुछ काम सरकार ऐसा करे कि फिर दोबारा ऐसी हरकत ना हो। उसके लिए जो है एक ऐसा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए जो फ्लड प्रोन हो, ठीक है, मतलब फ्लड उस पर कोई असर ना करे, ठीक है। फ्लड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और लोगों को कोई नुकसान ना हो। इसके लिए जो है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि फ्लड से कैसे ट्रीट किया जाता है। और अगर ऐसा हम इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेंगे, टूरिज़्म भी यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं, तो दोस्तों अल्टीमेटली असम के लोगों का ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो सकेगी। लेकिन इसके लिए हमेशा एक पॉलिटिकल विल चाहिए होती है, और एक प्योर पॉलिटिकल विल चाहिए होती है, ठीक है। और जहाँ के मुख्यमंत्री भ्रष्ट हो, ठीक है, मैं असम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप खुद देख लीजिएगा, तो फिर वहाँ पे क्या ही होगा, ठीक है। जब तुम धर्म के आधार पे वोट दोगे जा करके, दिक्कत तो हमारे देश की पता क्या है, वही 2-4 घिसे पिटे नेता हैं। जब मैं वोट की बात करता हूँ ना, तो हमारे देश में ऑप्शन भी क्या है, वही 2-4 हैं। मतलब तुम एक को दोगे तो दूसरा चोर है, दूसरा चोर तो तीसरा चोर है, चोर सारे हैं। मतलब जनता की कोई नहीं सुनने वाला, बस वो अपना जो है पावर का स्ट्रगल चलता रहता है। समाधान इसका यही है कि एक ईमानदार नेता वहीं लोकली का खड़ा हो, और जो वाकई में ईमानदार हो, ठीक है, जवाबदेही उसकी हो, मारकूट के दर्द होकर काम ना करे, समझ रहे हो। तो ऐसा जो है काम होना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं कि भगवान आ जाएंगे कि उनको वोट दे दो जा करके, बस वही होता है, चोर सब ही हैं, ठीक है, बस कम कौन चोर है, बस यही मैटर करता है दुनिया भर की राजनीति में। तो फ्लूवियल फ्लडिंग जो है आपने देखी, ठीक है, और ठीक है, तो बाढ़ जो है बढ़ेंगी जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है। और थोड़े दिन बाद दोस्तों जो ग्लेशियर से
नदी बह रही थी ना, ग्लेशियर भी डिक्लाइन कर जाएंगे, यानी कि ग्लेशियर भी क्या हो जाएंगे, ग्लेशियर भी जो है पिघल जाएंगे। कब तक जो है चलेंगे ग्लेशियर तुम्हारे। और दोस्तों क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव होगा, सूखा, ड्रॉट, ठीक है दोस्तों, सूखा बढ़ पड़ेगा जब इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, हायर टेम्परेचर होंगे, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी दोस्तों, रेडिएशन ज़्यादा हो जाएगी, रेडिएशन ज़्यादा होगी तो भैया सूखा पड़ेंगे, समझ रहे हो। टेम्परेचर जो है क्या मतलब जो है, ड्रॉट तुम सोच के ना सोचो जरा, पानी कितना दोस्तों इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसे बताता हूँ आपको कि रहीमदास जी ने एक बार कहा था कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, समझ रहे हो। तो पानी की बड़ी महिमा है भैया, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। एक चीज़ दोस्तों मैंने नोटिस की है, इस दुनिया में जो चीज़ फ्री होती है ना अक्सर वो बड़ी कीमती होती हैं, जैसे हमारे लेक्चर, समझ रहे हो। मतलब समय जो है फ्री होता है लेकिन समय की कीमत बड़ी होती है, पानी बहुत फ्री होता है लेकिन पानी की कीमत बहुत होती है, हवा फ्री होती है लेकिन हवा की कीमत बड़ी होती है। ये भी एक नियम है कि मतलब इस दुनिया में जो फ्री है हो सकता है बहुत कीमती व्यक्ति हो, समझ रहे हो। और जो व्यक्ति हमारे लेक्चर सारे देख के आएगा ना वो वाकई में इस बात को मानेगा कि वाकई में जो यहाँ पे वैल्यू मिल रही ना ऐसी तुम्हारी पैड बैचों में नहीं मिलेगी। इतनी डीप में बात करना, इतनी चीज़ों को एक एक पॉइंट दोस्तों आप जो सोच सकते हो ना वो मैंने पढ़ाया है, समझ रहे हो। अनुभव से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे नहीं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में डेवलप कर दूंगा कॉन्सेप्ट की, समझ रहे हो। तो दोस्तों ये जो है सूखा है, इमेजिन करो दोस्तों पानी कितना ज़रूरी है, ठीक है। ग्लोबल ट्रेंड आपको जो है ड्रॉट्स में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और ये सूखा जो है क्योंकि इवेपोरेशन हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा, तो भैया यही होएगा, एग्रीकल्चर दोस्तों प्रभावित हो जाएगी, फूड के लाले पड़ जाओगे, भोजन कहाँ से लाओगे, समझ रहे हो। तो ये बड़ी चिंता की बात है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई दी सूखा का, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर जो है वो भी दोस्तों वीक हो जाएगा, ठीक है। और लैंड कार्बन सिंक, यहाँ दोस्तों एक डिबेट रहती है, वो डिबेट पता काहे की रहती है, वो दोस्तों ये बात है कि जब दोस्तों CO2 बढ़ेगा एनवायरनमेंट में, यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, जब उसमें दोस्तों CO2 बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको पता है कि पेड़ क्या लेते हैं, पेड़ दोस्तों CO2 लेते हैं। तो आपका सवाल ये होगा क्या सर पेड़ को तो CO2 चाहिए होती है, यानी कि पेड़ जो है अच्छे से रहेंगे, पेड़ जो है ज़्यादा मॉइस्चर को कम मॉइस्चर में काम चला सकेंगे और पेड़ की तो अच्छी सी ग्रोथ होगी, पेड़ तो अच्छे से रहेंगे। अगर सूखा पड़ेगा, मान लो अगर CO2 बढ़ेगा, ठीक है, मान लो CO2 जब बढ़ेगा, ठीक है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज में कार्बन डाइऑक्साइड हमारी दुनिया में बढ़ रहा है, तो इसका क्या फ़ायदा सर पेड़ों को होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों ये एक अनसर्टेन चीज़ है, इसके बारे में कोई निश्चित नहीं बता पाया आज तक है कि क्या होगा। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो पेड़ों को तो ज़िंदा रहना ही है, तो वो कम पानी में रहना सीख जाएंगे और ड्रॉट को जो है टॉलरेंट करना सीख जाएंगे। लेकिन ये दोस्तों ऐसा माना जाता है और इस पर जो है अभी कोई सहमति नहीं है, तो ये अनसर्टेन एक चीज़ है कि CO2 का क्लाइमेट चेंज, जब CO2 बढ़ेगा तो क्या उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से प्लांट में जो है प्लांट को फ़ायदा होगा, प्लांट कम पानी में काम चलाना सीख जाएंगे। तो ये एक बड़ी अनसर्टेन चीज़ है, इस पर भी कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। और दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ कि सॉइल मॉइस्चर में लिमिटेशन होने के कारण सीधी बात ड्रॉट जब होगा, सूखा होगा, तो सूखा से क्या होगा, सूखा होने से सॉइल मॉइस्चर जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो दोस्तों जो है वीक हो जाएगी। इससे दोस्तों जो कार्बन सिंक होता है लैंड में, ठीक है, वो दोस्तों जो है वीक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर रहा नहीं मिट्टी में, तो मॉइस्चर रहा नहीं तो कार्बन सिंक जो है नहीं उतना हो पाएगा हाई इमिशन सिनेरियो में, ठीक है। अब दोस्तों इम्पैक्ट देख लेते हैं क्लाइमेट चेंज का ओशनोग्राफी पे। ओशनोग्राफी मतलब समुंदर पे। दोस्तों ओशन टेम्परेचर जैसे जो है बढ़ेगा, ठीक है,
इंक्रीज होगा ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो वार्मर वाटर रिड्यूस द ओशियंस एबिलिटी टू अब्जॉर्ब CO2। दोस्तों सबसे बड़ा जो खतरनाक चीज़ होगी पता क्या होगी? समुंदर दोस्तों हमारा बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, अवशोषित करता है, समझ रहे, एब्जॉर्ब कर रहा है समुंदर। आपको पता होना चाहिए जितने दोस्तों ये पेड़ नहीं करते हैं ना उतने ज़्यादा समुंदर करता है। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, यूपीएससी का भैया क्वेश्चन है ये, समझ रहे हो? तो CO2 दोस्तों समुंदर एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा अगर टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक अगर वार्मिंग हुई तो समुंदर जो है वो एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा CO2, यानी कि धरती पे CO2 घूमेगी, लिए घूमोगे इसे ऑक्सीजन सिलेंडर लटकाए हुए, ठीक है। और इससे दोस्तों मरीन हीट वेव आएंगे, गरम गरम हीट वेव। पता चला तुम गए गोवा वाले बीच पे और पता चला पीछे से एकदम हीट वेव एकदम गरम गरम तुम्हें ऐसे छक से लगी जा करके, ठीक है, तुम एकदम उलर के गिरे जाकर दूर फिटे, ठीक है। तो तुम फिर जो है गाना तुम्हारा बंद हो गया, फिर तुम पता चला तुम्हें उठा करके को अस्पताल ले गया, ठीक है। तो ऐसा होगा दोस्तों। सैलिनिटी और डेंसिटी पे भी देखिए, जैसे जैसे दोस्तों चेंज होगा प्रेसिपिटेशन में, इवेपोरेशन में, रिवर के डिस्चार्ज में, मेल्ट होगा लैंड आइस, ठीक है। इससे दोस्तों ओशियन की सैलिनिटी भी प्रभावित होगी। क्यों दोस्तों सैलिनिटी प्रभावित होगी? अरे भाई साहब, प्रभु लल्ला पुतुआ, हमें ये बताओ, जब बर्फ़ पिघलेगी तो कूल कूल ठंडा ठंडा पानी जो है नहीं जाएगा समुंदर में। जब फ्रेश वाटर जा रहा है समुंदर में तो ओशियन की सैलिनिटी बढ़ेगी कि घटेगी? हमें ये बताओ, बढ़ेगी घटेगी? भैया सैलिनिटी कम हो जाएगी समुंदर की, ठीक है। तो इससे क्या होगा? वाटर की डेंसिटी भी कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि फ्रेश वाटर आ गया है तो उसमें पार्टिकल जो है वो कम हो जाएंगे नमक वाले, ठीक है। और उससे सैलिनिटी कहीं ना कहीं समुंदर की कम हो जाएगी, ठीक है। या आप ऐसे कह लीजिए कि सैलिनिटी पे प्रभाव, देखो सबसे बचने का तरीका पता क्या होता है? आप ऐसे कह दो कि सैलिनिटी समुंदर की चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब हो सकता है कहीं पे बढ़ भी सकती है, कहीं पे घट भी सकती है। वैसे मोस्टली केसेस में जब फ्रेश वाटर मिलेगा तो सैलिनिटी कम हो जाएगी, और सैलिनिटी जब कम हो जाएगी तो यानी कि पार्टिकल कम हो गए। जब पार्टिकल कम हो गए इसका मतलब डेंसिटी कम हो गई, ठीक है। और जब दोस्तों सैलिनिटी कम हो जाएगी या सैलिनिटी प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर से सैलिनिटी जब प्रभाव पड़ेगा, डेंसिटी पे जब प्रभाव पड़ेगा, कहीं पे पानी ज़्यादा गाढ़ा, कहीं पानी कम जो है गाढ़ा लाइट है, तो दोस्तों इससे क्या होगा? इससे ओशियन का जो सर्कुलेशन होता है वो भी प्रभावित होगा। ओशियन का जो सर्कुलेशन होता है ना, ओशियन जो अंदर चलते हैं, मैंने आपको बताया था करंट वगैरह, और ओशियन की जो ये प्रेशर बेल्ट पे आपने देखा था वेस्टर्ली ईस्टर्ली, जो दुनिया की जो नौटंकी आपने सुनी होंगी, ठीक है, इन पे भी दोस्तों प्रभाव पड़ेगा। ओशियन का पूरा सर्कुलेशन सिस्टम चेंज हो जाएगा, समझ रहे? क्लाइमेट चेंज बड़ा, मतलब ये लेक्चर मेरे हिसाब से जो मैं दे रहा हूँ, कल एक दिया, आज जो क्लाइमेट चेंज पे दिया, ये हर बच्चे को देखना चाहिए। मतलब हर देश के नागरिक को ये लेक्चर देखने चाहिए, इतने इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं क्लाइमेट चेंज पे, ये जो मैं कल पढ़ाया आज पढ़ाया। मरीन हीट वेव की अगर दोस्तों बात की जाए, ठीक है, वो दोस्तों अगर बात की जाए तो वो एक्सटेंड कर जाएंगी, ठीक है, यानी कि वो काफ़ी समय तक रहा करेंगी, ठीक है। और मरीन इकोसिस्टम जो है वो डैमेज हो जाएगा। सीधी सी बात है, जब मरीन हीट वेव भैया चलेंगी, समुद्र में गरम गरम हवाएं चलेंगी, हवाएं नहीं मतलब गरम गरम जब पानी चलेगा तो भैया क्या होगा? हाई ओशियन टेम्परेचर हो जाएगा। इससे मरीन इकोसिस्टम जो समुद्री जल जीव जंतु हैं सब, और दोस्तों ये ब्लीचिंग कर देगा, कोरल ब्लीचिंग कर देगा, समझ रहे हो? और ओशियन का जो सर्कुलेशन पैटर्न है वो तो बदल ही जाएगा, क्योंकि डेंसिटी बदल रही है, सैलिनिटी बदल रही है, तो ओशियन का सर्कुलेशन सिस्टम बदल जाएगा, समझ रहे हो? हीट वेव चलेंगी समुद्र वाली। और दोस्तों वैसे भी अगर बात की जाए तो मरीन हीट वेव ऑलरेडी डबल हो चुकी हैं। 1982 में जितनी मरीन हीट वेव आती थी ना, उससे डबल हो चुकी हैं, ऐसा एक डेटा बता रहा है, ठीक है। और दोस्तों जब मरीन हीट वेव चलेंगी ज़्यादा तो इससे क्या होगा? सीधी सी बात है दोस्तों, इससे क्लाइमेट चेंज होगा और होगा चेंज। तो ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों जो है क्या करती है? सी सरफेस टेम्परेचर को बढ़ा देगी, समुद्र का जो टेम्परेचर है सरफेस वो बढ़ जाएगा। फ्रिक्वेंसी, इससे सेवरिटी जो है मरीन हीट वेव की ओर बढ़ जाएगी। एटमॉस्फेरिक कंडीशन दोस्तों उनमें भी जो है प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों जो हाई प्रेशर सिस्टम है, ठीक है, वो क्या करता है? आपको पता है कि क्लाउड कवर को कम करता है, विंड को अलाउ करता है ताकि सनलाइट जो है वो जो है आ सके ओशियन को हीट करने के लिए, ठीक है, यही तो करता है ना। जो परसिस्टेंट अगर हाई प्रेशर रहेगा सिस्टम, ठीक है, तो उससे क्या होगा? क्लाउड कवर और जो विंड है, ठीक है, वो कम हो जाएंगे, और उनसे जो है क्या बनेगा जा कर के? सनलाइट जो है, सनलाइट सूर्य की रोशनी और जो है धरती पे आ पाएगी, ठीक है। तो परसिस्टेंट अगर ऐसे ही कंटिन्यू हाई प्रेशर सिस्टम बना रहता है, ठीक है,
और भैया हाई प्रेशर सिस्टम जो है अगर ऐसा बने रहेगा तो क्या होगा, क्लाउड कवर कम हो जाएंगे, विंड कम हो जाएंगी, इससे सनलाइट जो है ओशियन की सरफेस पे आएगी। ओशियन करंट पे भी दोस्तों इसका प्रभाव पड़ेगा, मरीन हीट वेव का ओशियन करंट पे भी। तो ओशियन जो सर्कुलेशन है, ठीक है, उसमें दोस्तों अपवेलिंग जो होती है, आपको मैंने बताया था ना कि साउथ अमेरिका के पेरू कोस्ट पे अपवेलिंग होती है, ठंडा पानी नीचे से आता है न्यूट्रिएंट रिच वाला, ठीक है, बात समझे भाई, वो दोस्तों चेंज हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ओशियन सर्कुलेशन दोस्तों चेंज हो जाएगी। तो जो अपवेलिंग जो होती थी ना वहाँ पे साउथ अमेरिकन कोस्ट पे, पेरू कोस्ट पे, अल नीनो जब पढ़ाया था बेटा, वो कम हो जाएगा। अपवेलिंग अब उतनी नहीं होगी, नीचे से न्यूट्रिएंट वाला पानी नहीं आएगा, मछलियों को पानी नहीं मिल पाएगा, ठीक है, और कहीं कहीं हीट ट्रैप कर लेगा ओशियन करंट। एल नीनो के जो इवेंट हैं दोस्तों वो आपको देखा ही रहे हो कि कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। 2026 खुद ही एल नीनो इवेंट है, एल नीनो वाला साल है, ठीक है। तो एल नीनो इवेंट दोस्तों जो है वो तो जो है इंटेंसीफाई करेंगे मरीन हीट वेव को, समझ रहे। आपको पता है एल नीनो फिनोमेना, अगर नहीं पढ़ा है तो बेटा पिछले लेक्चर देख लो जा करके। भारत में सूखा पड़ता है एल नीनो इवेंट में, ठीक है, हवाओं से रिलेटेड होता है कुल मिलाकर एल नीनो इवेंट, ठीक है। विंड जो है वो चेंज हो जाता है, सर्कुलेशन सिस्टम चेंज हो जाता है पेरू कोस्ट पे और इधर जो ऑस्ट्रेलिया कोस्ट पे। ये मैंने एल नीनो वाला एक लेक्चर होगा उस पर देखना, टॉपिक उसका होगा एल नीनो। हम सबसे फिर कहेंगे आप 71 लेक्चर पे हो, पिछले लेक्चर सारे देख लो, तुम्हारा क्या क्या चमक जाएगा, तुम्हारा पता ही नहीं तुम्हें, ठीक है। दोस्तों वार्मर जो वाटर होता है वो क्या छिपा देता है, अपवेलिंग जो है कूलर वाटर की रोक देता है। नीचे से पानी अगर कूलर ऊपर आता है, अपवेलिंग उसकी होती है, तो उसमें भैया न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है वो, समझ रहे हो। तो जब वार्मर करंट ही ऊपर रहेंगे, वार्मर वाटर ही ऊपर रहेगा, तो इससे क्या होगा, और इंटेंसीफाई और प्रोलॉन्ग हीट वेव चलेंगी। दोस्तों एसिडिफिकेशन भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एसिडिफिकेशन। ये सर क्या होता है एसिडिफिकेशन। ओशियन दोस्तों एब्जॉर्ब करता है 25% एंथ्रोपोजेनिक CO2, ठीक है। ओशियन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है 25% एंथ्रोपोजेनिक CO2, यानी कि इंसानों के द्वारा प्रोड्यूस की गई जो CO2 होती है ना, उसको 25% तो ओशियन कर जाता है, ठीक है, एब्जॉर्ब, और एमिट करता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। मतलब CO2 जो है आपको पता होना चाहिए कितनी समुद्र जो है एब्जॉर्ब करता है CO2 इंसानों के द्वारा जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से निकली होती है 25%। और दोस्तों जब ये CO2 लेवल बढ़ेंगे तो समुद्र का एसिडिफिकेशन नहीं बढ़ेगा, बात समझ रहे हो। और जब pH लेवल गिरेगा समुद्र का तो समुद्र कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। मतलब तुम नहाने गए, पता चला बाहर निकले जले हुए, फूके हुए, ठीक है। मरीन ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, स्पेशली जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट के सेल चढ़े होते हैं, जैसे कोरल्स हो गए, मोलस हो गए, ये सब जो है बेचारे सत्यानाश इनका लग जाएगा, एसिडिफिकेशन हो जाएगा समुद्र का। इम्पैक्ट क्या होगा ओशियन करंट का, ओशियन करंट का इम्पैक्ट क्या होगा दोस्तों, ओशियन करंट का इम्पैक्ट ये होगा कि अब हम किस पे देखने वाले हैं, ओशियन करंट पे। तो दोस्तों अब जो है हम आपको क्या बता रहे हैं, थर्मो हेलिन सर्कुलेशन। ये दोस्तों क्या होता है, थर्मो का मतलब टेम्परेचर, हेलिन का मतलब साल्ट से रिलेटेड। दोस्तों ओशियन में दो चीज़ों का बहुत प्रभाव होता है, एक होता है टेम्परेचर और एक होता है साल्ट का, नमक का, यानी कि सैलिनिटी। टेम्परेचर अगर चेंज होगा और अगर सैलिनिटी चेंज होगी तो ओशियन जो करंट होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। इस फिनोमेना को दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हो, एक फिनोमेना मैं आपको अभी बताना चाहूँगा जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो दोस्तों फिनोमेना पता क्या है, फिनोमेना दोस्तों ऐसा है कि हमारा जो इक्वेटर होता है, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, पानी जो है, देखो हमारे जो पोल होते हैं ना वहाँ तक गर्म पानी कैसे पहुँचता है, जैसे यूके हो गया, अमेरिका हो गया, तो यहाँ तक गर्म पानी पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अगर गर्म पानी नहीं पहुँचेगा, देखो पूरी दुनिया में दोस्तों हीट ही का ट्रांसफ़र तो होता रहता है। जैसे यहाँ से जो पानी है वो दोस्तों यहाँ पे जाता है पोल के पास, ताकि जो है हीट डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए। लेकिन दोस्तों इसके चक्कर में होता पता क्या है, जब दोस्तों ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होगा तो होगा दोस्तों ये कि जो ये हीट इक्वेटर से उठ के यहाँ तक जाती थी, जो ये पानी यहाँ तक जाता था करंट के माध्यम से, जो ऊपर थोड़ी सी गर्मी लाता था, ऊपर वाले जो इलाके हैं पोल वाले जो देश पड़ते हैं, जब वहाँ पे गर्मी लाता था, होता दोस्तों ये है कि जब जो है होता क्या है,
कि यहाँ पे क्या है, देखो बहुत ध्यान से समझना इस बात को। यहाँ पे दोस्तों है पोल, पोल है, पोल से दोस्तों बर्फ़ पिघलेगी, पोल से क्या पिघलेगा, बर्फ़। अब बर्फ़ पिघल के दोस्तों मिलती किस में है, इस पानी में मिलती है। ये पानी कहाँ से आया है, इक्वेटर से आया है, इस इक्वेटर वाले पानी मिलती है, ठीक है। पहले दोस्तों क्या होता था कि ये जो पानी इक्वेटर से यहाँ पे आया है, ये दोस्तों साल्टी होता था, नमकीला होता था, नमक वाला होता था। तो ये यहाँ पे आकर के सिंक कर जाता था, इसको हम डाउन वेलिंग कहते हैं। ये यहाँ पे आकर बैठ जाता था, आकर के नीचे चला जाता था। तो ये जो वापस ऊपर से जो फ्रेश वाटर आता था ना पोल से, वो इसके ऊपर आ जाता था। लेकिन दोस्तों होता क्या है समय के साथ साथ कि ये जो क्लाइमेट चेंज से हुआ क्या कि पोल तो पिघल रहे हैं, ठीक है, और जब पोल से पानी पिघल रहा है तो पानी जो है, जब पानी में ज़्यादा फ्रेश वाटर आ रहा है पोल से पिघल पिघल के, तो दोस्तों ये उतना नमकीला नहीं बचा, उतना नमक वाला नहीं बचा। कौन सा, ट्रॉपिक वाला। होगा ये कि अब ये जो है इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये नीचे नहीं बैठेगा जा करके, समुद्र की तलहटी में नहीं बैठेगा जा करके। इसका प्रभाव क्या होगा, इसका प्रभाव दोस्तों ये होगा कि जो ऊपर से पानी आ रहा है फ्रेश वाला, ये दोस्तों जमा होने लगेगा, समझ रहे हो। यानी कि पहले क्या होता था, हट जाता था तो ऊपर से पानी आ जाता था, उसकी जगह पे रिप्लेस कर देता करके था। जब दोस्तों ये भी वहाँ पे बैठा हुआ है, ऊपर से और पानी आ रहा है, तो ये क्या होगा, एक प्रकार से ट्रैफिक जाम लग जाएगा, समझ रहे हो। कि ये पानी जो है जो नीचे से गया था, पहले ये पहले ये साल्टी था, तो पहले नीचे बैठ जाता था पोल पे जा करके, मतलब पोल वाले इलाके के आसपास जा करके नीचे बैठ जाता था जा करके, तो ऊपर से जो फ्रेश वाटर आता था इसकी जगह ले लेता करके था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब दोस्तों ये ट्रैफिक जाम लग जाएगा, क्योंकि ये इसमें नमक तो उतना बचा नहीं, फ्रेश वाटर ही इतना आ रहा है पिघलने के कारण, जो बर्फ़ पिघल रही है, तो फिर नमकीला बचा नहीं। सीधी सी बात है कि आउट ट्रैफिक लगेगा अगर, तो एकदम डिस्ट्रप्शन क्रिएट हो जाएगा। ये दोस्तों होगा इसका प्रभाव। बात समझे भाई, आई होप आप समझ गए होगे। दोस्तों इस फिनोमेना को अगर टेक्निकल टर्म में कहें तो इसको पता क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ये दोस्तों इसका नाम है ऐसा, ठीक है, अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। इसका जो मैंने अभी बात बताई वही इसका नाम है, ये टेक्निकल नाम है, ठीक है। और ये दोस्तों ग्लोबल ओशियन सर्कुलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये रीडिस्ट्रीब्यूट करता है हीट को अटलांटिक में, ठीक है। तो वार्म जो साल्टी वाटर होता है, ठीक है, वार्म जो साल्टी वाटर होता है, अटलांटिक की दोस्तों बात हो रही है। वार्म जो साल्टी वाटर होता है, आपको पता है कि गल्फ स्ट्रीम के माध्यम से नॉर्थवार्ड जाता है। जब मैंने आपको करंट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था गल्फ स्ट्रीम के बारे में। तो गल्फ स्ट्रीम किसको लेकर जाती है, गल्फ स्ट्रीम भैया गर्म पानी तो लेकर जा रही है, कहाँ लेकर जा रही है, ऊपर लेकर जा रही है, नॉर्थवार्ड, ठीक है। तो जो है ऊपर जाने पर क्या होगी, कूल हो जाएगी, सीधी सी बात है, और सिंक कर जाएगी। सीधी बात, जब नॉर्थवार्ड जाएगी तो ठंडी हो जाएगी तो नीचे सिंक कर जाएगी। जो गल्फ स्ट्रीम करंट लेकर जा रही है ट्रॉपिक से ऊपर नॉर्थवार्ड, तो ऊपर ठंडी हो जाएगी और नीचे सिंक कर जाएगी नॉर्थ अटलांटिक में, ठीक है। इससे दोस्तों होगा क्या कि नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर, मैंने क्या बोला, इससे क्या बनेगा, नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर, यानी कि जो ट्रॉपिक से गर्म पानी था, ठीक है, जो गया नॉर्थवार्ड गल्फ स्ट्रीम के माध्यम से ऊपर गया, ठंडा हुआ, और ठंडा पानी आपको पता भारी होता है, सिंक कर जाएगा नीचे। इससे क्या बनेगा, नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर। अटलांटिक जब मैंने बताया तो आप देखिएगा, मैंने बताया था, अरे भैया ये देख लो ये गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम देखो। अरे भैया हमने करंट पढ़ा रखा है, ओशियन करंट हमने पढ़ा रखे हैं सारे। ये देख रहे हो, ये गल्फ स्ट्रीम होती है, ये गल्फ स्ट्रीम है, देख रहे हो। तो ये नॉर्थ अटलांटिक में ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। तो ऊपर की ओर जब जाती है तो नीचे से क्या, ट्रॉपिक से ले जाती है गर्म पानी, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो नीचे सिंक कर जाएगी, सिंक करके क्या बनाएगा, नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर। इससे क्या होता है, जब ये जो है डेंस होता है तो ये नीचे क्या होता है, बैठ जाता है जा करके डेप्थ में जा करके, ठीक है, और ऊपर से जो है फ्रेश वाटर आ जाता है। इससे जो है पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों ये AMOC जो है इन्फ्लुएंस करती है क्लाइमेट को, वेदर को, प्रेसिपिटेशन को, ठीक है। ये बात आपको समझे भाई। और आपको पता है कि जब क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या होगा कि ये जो है
ये जो डिसरप्शन है वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि मेल्टिंग होगी, ठीक है। तो ये ठंडा पानी ऊपर से जो है मेल्टिंग हो रही, तो इंक्रीज हो जाएगी क्या, तो वहाँ पे जो है फ्रेश वाटर जो है वो और पिघलेगा आइस से, प्लस ये नीचे से जा रहा है, ठीक है। ये भी एक प्रकार से वहाँ पे कूल होकर के नीचे गई है, तो ये दोस्तों नीचे नहीं जाएगा, ये वहीं पे इकट्ठा हो जाएगा जा करके, क्योंकि साल्टपन तो उतना रहा नहीं, ठीक है। ऊपर जाने पे साल्टपन रहा नहीं, ठीक है। और फिर क्या होगा कि वो नीचे नहीं बैठेगा जा करके, तो ये नीचे से गया, टॉपिक से पानी गया और ऊपर से एक जो है बर्फ़ से पिघल के पानी आया, तो वो वहीं पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे दोस्तों डिस्ट्रप्शन क्रिएट हो जाएगा, समझ रहे हो, डिस्ट्रप्शन क्रिएट हो जाएगा और पानी बरसेगा वहाँ पे सोलक से, ठीक है। पानी तो बरसेगा दोस्तों, ये प्रोसेस पूरा ओवरटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो वहाँ पे रीजनल क्लाइमेट होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इससे जो है वीक हो जाएगा AMOC, ठीक है। और वीक जब हो जाएगा AMOC, यानी कि जो पूरा सर्कुलेशन है जब वीक हो जाएगा, तो वेदर पैटर्न पे जो है इसका प्रभाव मिलेगा देखने को। एक्सट्रीम इवेंट हो सकता है, जैसे हीट वेव हो सकती है, तूफान आ सकता है, डिसरप्शन हो सकता है ओशियन करंट में, इकोसिस्टम में। जैसे वेस्टर्न यूरोप जो है वो कूलर टेम्परेचर एक्सपीरियंस कर सकता है, क्योंकि हीट ट्रांसपोर्ट अब बंद हो गया है। सीधी सी बात है कि ऊपर से भी ठंडा पानी आ रहा है, नीचे से भी जा रहा है, ठीक है। नीचे से गर्म पानी जो गया, ठीक है, और चूँकि पिघल के पानी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो उसमें साल्ट पानी उतना रहा नहीं, तो वो तो नीचे जो टॉपिक से गया वो तो वहाँ पे है ही, बैठे ही है, नीचे गया नहीं। और प्लस ऊपर से फ्रेश वाला आ गया, तो होगा क्या, सब मिल जाएंगे एक ही जगह पे। तो यूरोप जो थोड़ा सा गर्मी की राहत लेता था ठंडाई से, वो नहीं मिल पाएगी, हीट ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा। ईस्ट कोस्ट जो नॉर्थ अमेरिका की है, ठीक है, वहाँ पे इंटेंस हरिकेन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और ये जो है मेजर करंट में जो है चेंज देखने को मिल सकता है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है इम्पैक्ट कर सकती है मरीन लाइफ को, फिशरी पे, ठीक है। और सी लेवल जो है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, सी लेवल बढ़ जाएगा और ग्लोबल क्लाइमेट स्टेबिलिटी डैमेज हो जाएगी। दोस्तों यही है अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ठीक है। बात समझ में आई? बाकी दोस्तों कल फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। आज लोग लेक्चर को इतना ही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद। कमेंट दोस्तों ज़रूर कर दिया करें।